हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक शर्मा आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम एसिड बेस एंड सॉल्ट की चैप्टर में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें से पहले का नाम है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सोल्यूबिलिटी। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई आयोनिक कंपाउंड, किसी भी तरीके का आयोनिक कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है, जब वो रिएक्शन स्टार्ट करता है, तो उसमें किस तरह से आयंस मिलते हैं और आयंस कितने परसेंट टूटेंगे, कितना परसेंट उसमें से कोई नेगेटिव आयन निकलेगा या पॉजिटिव आयन निकलेगा, या फिर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व होगा या नहीं होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग काफी सीरियस होकर पढ़ाई करने लग चुके हैं वापस से, तो यही आप लोगों से एक्सपेक्टेड था और आप अपनी उम्मीदें जो हम लोगों ने आपसे बिल्डअप की उन पे आप खरे उतर रहे हैं। आज के लेक्चर में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इस लेक्चर के वैसे तो दो पार्ट में होगा ये। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम टू बी प्रिसाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, कि किस तरह से किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, किसी को वीक बोलते हैं, ये डिसोसिएट कैसे होते हैं, फिर ये बफर क्या चीज है, बफर या बफे ऐसा तो नहीं है, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किसी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करना है, किसी का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करना है, पीएच क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक के लिए दो टॉपिक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो काफी जरूरी रहेंगे। पहला तो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक, और साथ में हम लोगों ने जब रिएक्शंस पढ़ी थी वो, और साथ में जो हम लास्ट क्लासेस तक पढ़ के आ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे हम देखने वाले हैं कि एसिड्स कैसे डिसोसिएट होते हैं, बेस कैसे डिसोसिएट होते हैं, और मान के चलिए कि ये टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा इजी है, मजा आएगा पढ़ने में। उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब ये क्लास देखेंगे, तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। काफी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूं ये चीज की मॉड्यूल्स आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिलेगी। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी अवेलेबल हो रहा है, आपको हमारे पीडब्ल्यू की ऐप का लिंक भी अवेलेबल हो रहा है। आप वहां पे अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ओलंपियाड वाला, सर्च कीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा और आप वहां पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अर्ज किया है कि सबसे छोटी इनर्ट गैस है हीलियम, और आज हम लोग सीखेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये इस राइमिंग के साथ और इस केमिकल शायरी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के हमारे दो बेसिक गोल्स हैं बेटा, सिर्फ दो चीजों पे पढ़ाई करेंगे आज, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। याद रखिए आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के भी मिलेंगे, और मैं तो बोलता हूं आपके लिए हर क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे सपोज कीजिए मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आपका सिंपल सा काम क्या है, आपको क्वेश्चन को देखना है, क्लास को वहीं पे पॉज करना है और आंसर दे देना है। मैं चाहता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस को खुद से करें, भले ही आप पहली बार मेरा लेक्चर देख के कर सकते हैं या आप उसको वहीं पे पॉज करके भी कर सकते हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस खुद से करेंगे। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे कि स्टेज 2 के हिसाब से भी हम लोग काम कर सके, मतलब कि हम क्वेश्चंस करेंगे तो सही, पर हम क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्टिव वाले ज्यादा, जिसका आंसर ना मुझे पता है ना आपको पता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा बच्चों, वो रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, और इसके जस्ट बाद आज की क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सोल्यूबिलिटी। कोई चीज, कोई कंपाउंड जब पानी में गया तो डिसॉल्व हो गया, या किसी रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बन गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालनी है, किसी रिएक्शन को सोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन रहा है या उसके अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, मींस प्रेसिपिटेट बन रहा है, फंबल हो गया थोड़ा सा। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, और याद रखनी है चीज कि ये क्वेश्चंस कभी भी सीधे नहीं आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, नो डाउट। आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कभी भी सीधे नहीं पूछता है, वो आपको कंपाउंड दे देगा, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैविंग द मैक्सिमम डिसोसिएशन, मैक्सिमम आयोनाइजेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद अवर फर्स्ट टॉपिक विच इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसको पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए।
आपके दिमाग में दो वर्ड्स हमेशा से रहने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर्स। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज के हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये वो कंडक्टर है जो बस नहीं चलवाता, इसको बस नहीं चलवानी है, इसको आपका सॉल्यूशन का देखना है कि वो आयोनिक है या नहीं है, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी। क्या कभी भी आप प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो? सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या कभी भी आप शुगर सॉल्यूशन में कंडक्ट कर सकते हो? क्या कभी आप सोल्ट सॉल्यूशन में कंडक्ट कर सकते हो? क्या कभी आप अल्कोहल प्लस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमने डाल दिए हैं, अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं और इनके पीछे के लॉजिक भी समझने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जो हमें फर्दर एक्सप्लेन करेगा अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बताइए दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो आ जाओ, पढ़ते हैं डेफिनेशन। सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। अब इनको फर्दर हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स के अंदर। पहला सिंपल सा नाम जिनको हम लोग बोलेंगे विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज आर नोन एज कंडक्टर्स। इनका सबसे बेसिक एग्जांपल कौन है? मेटल्स। जितनी भी मेटल्स आप सोच पा रहे हैं, सब मेटल्स क्या है? वो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर देंगे, लेकिन इनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि हमारे घरों में लगे होते हैं वायर्स, वो वायर्स किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। अब जब आप कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं या कॉपर वायर के थ्रू आप किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, तो क्या उस टाइम पे कॉपर वायर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? आंसर है नहीं। ठीक है, तो वो मेटल्स हैं सारी की सारी जो विदाउट एनी केमिकल चेंज के अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती है। मतलब ये क्या है? मेटेलिक कंडक्टर्स की हम लोग बात कर सकते हैं। मेटेलिक कंडक्टर बोलना वैसे तो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। बेसिकली ग्रेफाइट इज एन आइसोटोप, इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कैसा होता है? ब्राउनिश ब्लैकिश शाइनी सब्सटेंस होता है, जो पेंसिल के निब में भी आप लोग देखते हैं। तो ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन उसमें कभी भी वो केमिकल चेंज नहीं आता है। या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि अभी इस रूम में लाइट जली हुई है, इस क्लासरूम के अंदर लाइट जली हुई है, तो यहाँ पे कॉपर वायर्स है, तो कॉपर वायर्स हैं। या फिर एक काम करो कि आप सिल्वर वायर ले लो, इतने अगर पैसे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो प्लीज सिल्वर वायर ले लो और उसमें कंडक्टिविटी चेक करो। पर सिल्वर वायर इलेक्ट्रिसिटी तो पास ऑन कर देगा, लेकिन उसके अंदर मींस सिल्वर वायर के अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कंडक्टर्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि किसी सब्सटेंस में आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी या पास ऑन करी और उसमें क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोलाइट। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है? आपको दिया मैंने पोटेशियम और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों में से कौन है जो एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है? जरा सोच के बताना। तो अर्ज किया है इन दोनों का, जरा मुझे आंसर बताइए और आंसर बता के कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैंप लगाइए। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बेसिकली इसमें से ये तो है मेटालिक कंडक्टर, या फिर सिंपली बोल देता हूं कि ये क्या है? कंडक्टर है भैया। और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये बनेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करोगे, ये दो चीज बना लेगा, के प्लस एंड सीएल माइनस। आई बात समझ में? अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो जो मैं बोल रहा था उसके एग्जाम्पल भी ले लो। सब्सटेंसेस मींस अब हम किसको पढ़ रहे हैं? अब हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं? अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इसमें से पहला टाइप क्या है? उन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाती है अब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे इनटू देयर आयन। मतलब जैसे ही इनको बिजली मिली, इन्होंने बोला अब हम हमारे आयंस में टूटने वाले हैं। आप देखोगे HCl, जब इसमें पास ऑन करते हो तो ये इस तरीके का दिखेगा,
इलेक्ट्रिसिटी पास होने के जस्ट बाद में ये कैसा बन जाएगा, H+ और Cl-। कॉपर सल्फेट की बात कर लो बेटा, कॉपर सल्फेट जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर चुका होगा अपने अंदर से तो ये दो आयंस बना देगा, कॉपर 2+ और सल्फेट मींस SO4 2-। ठीक है, या फिर आप AgNO3 की बात कर लो, या फिर आप NaCl की बात कर लो। जब मैं इन पे पॉइंट आउट कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि सब कैसे हैं, आयोनाइज होते हैं। ठीक है बेटा, ये सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे और फर्दर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग टाइप के एसिड बेस हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग टाइप के या न्यूट्रल टाइप के सॉल्ट्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। इसके बाद अगर हम बात करें इन सब्सटेंस की, थोड़े से गरीब है ये, मतलब इनका मन तो है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर दें, पर इनके अब्बा नहीं मानते। मतलब क्या हुआ इसका कि ये करंट तो पास करेंगे लेकिन ये पूरी तरह से डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं हो पाते। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको इसमें डील करना है वो रहा हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वैसे तो एसिड है बेटा, बट जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में देखोगे, मतलब पास ऑन किया, तो ये क्या होगा, आयोनाइज होगा। तो इसमें से एक तो निकलेगा H+ और एक क्या निकलेगा इसके अंदर से, CH3COO-। ये प्रोटॉन है, क्या बोलेंगे इसको, प्रोटॉन। और बेटे ये हमारा है एसीटेट आयन। ये कैसा है बेटा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अब एक सिंपल सी थोड़ा सा लेट मी डम इट डाउन फॉर यू, मतलब एक आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी कंटेनर के अंदर मैंने लिया HCl और HCl के मैंने ले लिए मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, क्या ले लिए, 100 मॉलिक्यूल्स। तो जब ये करंट पास करेगा तो ये 100 H+ आयन देगा और 100 Cl- आयन देगा। कंप्लीटली इसका आयोनाइजेशन वहां पे हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम ये सिंपली मेथड इसके ऊपर अप्लाई करें, मींस एसिटिक एसिड के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अगर इसके आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100 H+ नहीं बनेंगे, 100 से कम बनेंगे, 30-40 तक बन सकते हैं। ये होती है इसकी डिसोसिएशन, या इसकी बोल सकते हैं हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी, बट आई बिलीव कि अब आपको यह समझ में आ चुका है कि इनकी कैटेगरी कैसी है, वीक है। ये जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे उनको बोला जाएगा, कंप्लीटली जो आयोनाइज होंगे बेटा इनको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग, और जो पार्शियली होते हैं मतलब कुछ अमाउंट में ही होंगे इनको बोला जाएगा वीक। इतनी सी कहानी है। वो एसिड भी हो सकता है और वो बेस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे चला जाए और अब देख लेते हैं जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने, जिस पर्सन ने इसके बारे में बताया था उसका नाम था आरेनियस। क्या नाम था उसका, आरेनियस। स्वांते आरेनियस नाम था वैसे तो उनका। तो आरेनियस साहब ने बोला कि मित्रों, इन एक्वस सोल्यूशन द मोलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो स्पॉन्टेनियस, मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, लगातार, कंटिन्यूअस वो डिसोसिएट होना चाहते हैं। और वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब कि वो क्या बनाना चाहते हैं, अपने केटायंस एंड एनायंस। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हमने वहां क्या देखी थी, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद आ रहा है कुछ क्या पिछले एपिसोड में? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि बहू याद है आपको? बहू कौन थी वहां पे, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पे कौन है, उसकी बड़ी वाली ननद, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा। यहां पे भी अल्फा ही रहेगा। अल्फा म्हणजे अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। शुरू में कितने लिए और उसमें से कितने हुए, ये रेशियो निकालना है। मान लो मैं अगर HCl के लिए बात कर लूं तो HCl के हमने शुरू में कितने लिए थे, 100। डिसोसिएट कितने हो गए, 100। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 100/100 इक्वल टू 1। या तो आप बोल दो इसका अल्फा कितना है, ऑलमोस्ट 1, या फिर आप बोल दो इसका अल्फा कितना है, 100%। पर एसिटिक एसिड के लिए जब हमने ये देखा था तो मान लो उसके 30 मॉलिक्यूल निकले,
तो क्या बोलेंगे, अल्फा कितना हो गया बड़ो, 0.3 या 30%। समझ में आ गई ये बात। वैसे मैं ये हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, अभी इनके एक्चुअल मीन्स आपको निकल के सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, जब हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं ली है, मतलब 1 मोलर हो सकती है, 2 मोलर हो सकती है, 100 मोलर नहीं लेनी है। वी वॉन्ट बी गोइंग फॉर 100 मोलर, 200 मोलर और 200 नॉर्मल, 100 नॉर्मल, नो, we will not be focusing there. Simply we are focusing here when we are talking about at moderate concentrations there exists an equilibrium. जब जब आप किसी भी मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे तो वहां क्या रहेगा, एक इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाएगा। यही है आज के लेक्चर की शुरुआत, कि जब जब आपने एक इक्विलिब्रियम की बात की है, मतलब वो क्या है, वो है मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या है, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। और उस जगह पे जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से इक्विलिब्रियम पे रहेंगे कि NaOH लिया, वो डिसोसिएट हुआ Na प्लस एंड OH माइनस में, और चांसेस क्या है बेटा कि वो Na और OH के जो आयंस है वो वापस से क्या बना लेंगे, NaOH। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में समझ रहे थे कि एक रिएक्शन शुरू हुई, वो आगे बढ़ी, कुछ प्रोडक्ट बने और उनसे वापस रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि पहले NaOH डिसोसिएट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन मॉडरेट रखिए। अब यहां पे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन निकला, इन दोनों ने वापस कंबाइन होकर हमें क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे बोला गया है इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहां पे हमें एक लॉ फॉलो करना पड़ता है, वो लॉ का नाम है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नाम याद रख लो, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये काफी बार ओरल एग्जाम्स में या फिर वाइवास में पूछा गया है, व्हाट इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और किसके लिए दिया जाता है, फॉर whom दिस इज एप्लीकेबल फॉर, ये भी हमको पढ़ना है। तब पढ़ेंगे, आज सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सिर्फ पढ़ेंगे और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हमारे फैक्टर्स जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब कि अल्फा, बीटा, गामा और मेरे हैं दो दो मामा, ठीक है। तो इसको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, पहला एट नॉर्मल डाइल्यूशंस, याद रखने वाले पॉइंट है बेटा ये सारे के सारे, ये हमको याद रखने हैं। एट नॉर्मल डाइल्यूशंस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इज नियरली 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कि हमें H2SO4, NaCl, NaOH, इनके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी, 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है, और बताओ कोई वीक याद आ रहा है किसी के दिमाग में, वीक आ रहा है कुछ, NH4Cl भी होता है, वीक होता है वो भी। तो ये सब कैसे हैं, वीक एग्जांपल है बेटा। तो उनके लिए अल्फा की वैल्यू नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस पे कितनी रहेगी, लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू बहुत कम मानी जाती है बेटा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब यहां पे एक वर्ड आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपको अपना जिम्मेदारी निभानी है, पूरे दिलो जान से अपना धर्म निभाइए और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मुझे मतलब बताइए। आज मैं थोड़ा सा शायरी के मूड पे हूं, तो आपको भी वाह वाह करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में वाह वाह कर देना। अगर मेरी शायरी पसंद आई तो वाह वाह करना, और नहीं पसंद आई तो फिर भी वाह वाह कर देना यार, थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर ही सकते हो। तो हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, याद रखना ये पानी के बारे में बता रहा है आपको कि पानी को, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, उसका रीजन पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है आपके, ठीक है। तो हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट मोर इट्स आयोनाइजिंग पावर, मतलब कि जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा उसकी आयोनाइजिंग पावर बढ़ेगी। तो बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि वाटर और एयर में किसका ज्यादा है, बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर, जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, ठीक है। वाटर एंड एयर में से किसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। अगर आप लोग ये केमिस्ट्री को छोड़ के थोड़ा सा फिजिक्स में जंप मारोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एयर का कितना होता है और वाटर का कितना होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी, फिल इन द ब्लैंक, ये आपका क्वेश्चन है।
चले आगे। तो इसकी वजह से हम एक सिंपल सा रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए, ये रहा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगी, अल्फा कम होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तभी तो हमने कहा ऊपर देखो, एट नॉर्मल डाइल्यूशंस अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग्स के लिए कितनी है, 1 मान ली गई। 1 से ऊपर नहीं हो सकती, अल्फा की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती, दिमाग में रख लीजिएगा इस बात को। आगे चलते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अरे भैया, टेम्परेचर से क्या होता है, उसके आयोनिक मूवमेंट बढ़ जाती है। वो चाहता है, मींस इलेक्ट्रोलाइट अब चाहता है कि उसके आयंस और टूटें, वो अपने आयंस की फॉर्म में टूटना चाहता है। तो जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, DOI मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब कि प्यार से जिसको हम लोग हमारे छोटे बच्चे को बोलते हैं अल्फा, तो अल्फा की वैल्यूज बढ़ती जाएगी जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि जब जब कोई कॉमन आयन मिलेगा किसी भी सॉल्यूशन में, हमने एक आयोनिक कंपाउंड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसके अंदर एक दूसरा ऐसा सब्सटेंस डाला जिसके अंदर से एक आयन निकल रहा है जो उस हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके किसी आयन से कॉमन है, तब उस केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज, बेसिकली डिक्रीज होती है। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम लोग जाते हैं, जैसे ये देखो, मैंने डिसोसिएट किया NH4OH को, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। ये देगा मुझे एक अमोनियम आयन और ये देगा मुझे एक हाइड्रोक्सिल आयन। अब इस सॉल्यूशन में ये मजे कर रहे हैं, ये बल्ले 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 बल्ले, हम तो आराम से डिसोसिएट हो रहे हैं, कोई परेशान ही नहीं कर रहा है। मैंने बोला नहीं, अब हम इसके अंदर डालेगा NaOH। क्या NaOH स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये, फटाफट से क्या दे देगा ये OH माइनस, फटाफट से क्या दे देगा OH माइनस। अब जैसे ही OH माइनस आया, इक्विलिब्रियम का दिमाग खराब, इक्विलिब्रियम ने बोला अरे ई का चल रहा है, OH माइनस कहां से आ रहा है, क्या मेरे पीठ पीछे कोई रिएक्शन हो रही है क्या, इक्विलिब्रियम बोल रहा है क्या मेरे पीठ पीछे कोई रिएक्शन हो रही है क्या, और उसको लगता है हो रही है, तो क्या करेगा, इसका डिसोसिएशन बंद कर देगा। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, इक्विलिब्रियम के बारे में क्या पढ़ा था, जो इफेक्ट दिख रहा है ना उसका ऑपोजिट कर देता है वो। तो जैसे ही यहां पे OH माइनस कहां से आए थे, ये OH माइनस केम, कहां से केम सॉरी फ्रॉम NaOH, इनको देख के वो इसको तोड़ना रोक देंगे, और अब क्या हो गई, इसकी अल्फा की वैल्यू कम हो गई। बात समझ में आ गई, अल्फा की वैल्यू कम क्यों हुई, क्योंकि यहां पे लगा है एक बहुत ही अच्छी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, और इसके डेली लाइफ में काफी सारे यूज हैं, बताऊंगा फिर मैं। चले बेटा, कोई डाउट यहां तक, अगर डाउट नहीं है तो आ जाओ फिर, मेरे सबसे बढ़िया टॉपिक्स में से एक है आज का ये, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लो। ध्यान से इसकी एक एक अक्षर को पढ़ना है, और जब तक मैं ना कहूं उसको रटते रहो, हालांकि मैं नहीं भी कहूंगा और मैं कहूंगा तब भी आपको रटना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये ऐसे ही आता है। ठीक है, हाँ, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। सबके लिए क्या करे गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, और एक्सपेरिमेंट करके उनकी स्ट्रेंथ निकाली गई कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, जैसे अब एक छोटी सी बात समझना है यहाँ पे ना, जैसे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोला था, या तो बोला था केसी या केपी। यहां पे अगर कोई एसिड डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, तो बोलेंगे उसके लिए के ए, कोई बेस हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसके लिए के बी। ये याद रखनी सारी बात है, ये पहले से ही आपको प्री रिक्विजिट फॉर्म में रखना है, ये आपको पहले से याद होनी चाहिए। कोई एसिड डिसोसिएट होगा तो क्या निकाला जाएगा उसके लिए के ए, कोई बेस डिसोसिएट होगा तो क्या निकाला जाएगा उसके लिए के बी। तो अब देखो, पढ़ो इसको कि when an acetic acid is dissolved in water, it dissociates partially into H plus
और H3O+, एंड साथ में क्या बनेगा, CH3CO माइनस। तो समस्या हो गई यार, मैं तो आपको बता रहा था कि ये तो H+ बनता है, अब यहाँ तो H3O+ कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया भाई? हम्म, ये कैसे हो गया? क्या किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को, किसी छात्रा को, मींस आप में से किसी को पता है इसका रीजन? ये भी क्वेश्चन है। देखो, मैं आपके लिए हर 3-4 लाइन में क्वेश्चन छोड़ता हूं कमेंट बॉक्स में, आप लोग इतने इतने ज्यादा उसको अवॉइड कर देते हो। आप लोग चैटिंग कर लेते हो, कमेंट बॉक्स में भी चैटिंग कर लेते हो आप लोग, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हो। वेरी बैड, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ, तो बिहेवियर को सही करते हैं। और अब आपको बताना कि ये H3O+ आया कहां से। पोस्ट कर लो और बताओ ये H3O+ आया कहां से। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं अब। आई होप आप लोगों ने पोस्ट करके इसका आंसर लिखने की ट्राई की होगी। अब देखना ध्यान से, ये किसी भी एसिड के लिए जो होगा ना बेटा, स्ट्रोंग हो या वीक हो, सबके लिए यही चीज होगी। इसको देख लेते हैं एक बार। जब CH3COOH को H2O में डाला गया तो क्या बनेगा, यहां से H+ बनेगा, और साथ में क्या निकल के आएगा, एसीटेट आयन। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेबल है, इसको नहीं छेड़ते। लेकिन ये देखो, आपको एक ऐसी चीज दिख रही है यहां पे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, 0, 0 इलेक्ट्रॉन वाला और 1 प्रोटॉन वाला। इतना भूखा है ये, इतना ज्यादा हंग्री फेलो है कि ये घूम रहा है कि कोई मुझे रख लो अपने साथ, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। और अगर आपको याद हो तो हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, मैंने आपको यह भी बताया था कि वहां पे क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड बनता है। क्या बोलते हैं उसको, डेटिव बॉन्ड बनता है। याद आया ना? हाँ हाँ हाँ, याद आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रिप्ले देख लेना। तो ये जो H+ है बेटा, ये इस पूरे सोलवेंट में, सॉल्यूशन में से क्या ढूंढेगा, H2O। और ये H+ क्या करेगा, इस H2O के लोन पेयर पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, H3O+। एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी क्लास 11th की लाइन है ये, कि H3O+ तो मिलेगा ही सही, लेकिन कभी कभी इसको लगता है कि क्या मैं और खा सकता हूं। बिल्कुल खा सकता है ये अब क्या बनाएगा बताओ, क्या बनेगा अब बनेगा H5O2+। चांस ये है बेटा कि ये साथ में और भी बना सकता है, H7 बना सकता है, H9 तक बना सकता है। क्यों? जब तक H+ को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, वो अदर H2O से कंबाइन होता रहेगा। कंबाइन होने के साथ साथ में वो क्या बनाएगा, इस तरह के आयोनिक कंपाउंड्स बनाएगा। इस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। ये याद रखना है हमको। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन आपको यहां दिखेंगे। और अगर अब आपको लिखना है इस एसिटिक एसिड के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू, क्या लिखनी है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू, तो आप कैसे लिखेंगे, CH3O की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन और H2O की कॉन्सेंट्रेशन। अब समझने वाली बात देखना यहां पे ध्यान से, ठीक है। मैंने यहां पे ये देखो, थोड़ा देखो, 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 मैंने देखा है कि एक सपना, एसीटेट आयन का हो घर अपना, एसीटेट आयन को स्टेबल कर दो, कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या निकालना है, के निकालना है। तो के क्या बनेगा बेटा, CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में बेटा CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में H2O की कॉन्सेंट्रेशन। अब आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ कि यहां पे इन चारों में से कौन सी चीज हमको चेंज नहीं करनी चाहिए। इक्विलिब्रियम में एक चीज है जिसको हमको छेड़ना नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो लेट मी टेल यू फ्रॉम माय साइड कि वो चीज है बेटा H2O की कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा सॉल्वेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग छेड़ेंगे नहीं। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, फिक्स मान लिया, कांस्टेंट बोल दिया इसको। क्या बोल दिया, H2O की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल दिया, कांस्टेंट। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको क्या मान लिया गया है, कांस्टेंट, ताकि हम आराम से इसका डिसोसिएशन डिस्कस कर सके। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हो गया बेटा
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, K इंटू H2O इक्वल्स टू CH3COO माइनस इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब यहां पे हमें मिलेगा एक नया कांस्टेंट। जब आप इस के को, एसिड की बात की जा रही है यहां पे, इस के को जो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है H2O की कॉन्सेंट्रेशन से, जो कि कांस्टेंट है वापस से, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद में टिंग 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 बनता है हमारा नया कांस्टेंट Ka। मतलब कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए डिनोट किया गया है, एसिड के लिए। सिमिलरली अगर आप इसी को करोगे बेस के ऊपर तो वहां क्या आ जाएगा बताओ, Ka रहेगा या Kb आ जाएगा, जल्दी सोच के बताओ क्या रहेगा, Ka रहेगा Kb रहेगा। एग्जैक्टली वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, Kb, बिकॉज वहां पे भी हम लोगों ने क्या मान लिया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारी K की इक्वेशन बन चुकी है। चलो अब हमने क्या करा, हमने देखना है कि वो कितना डिसोसिएट हुआ, या फिर ऐसा बोल लूं कि वो कितना आयोनाइज हुआ, कौन, एसिड या बेस। तो हमने ये देखा कि अगर T को हम लोगों ने क्या मान लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लिया। क्या मान लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो शुरू शुरू में T इक्वल टू 0 पे ये तो रहेगा C, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C, और ये रहेगा 0 और 0। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, इसको या तो आप यहीं पे समझ लो या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनिशियली जो C था उसमें से कितना निकल के आएगा, C अल्फा। कितना निकल के आएगा बेटा, C अल्फा। ठीक है, वापस से आप देख लो ये हम लोगों ने क्या निकाला है यहाँ पे, आपको इस पे डाउट है तो ये देखो, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये क्या होती है, आयोनाइज्ड अपॉन टोटल होती नहीं होती। ठीक है, हमने कहा, मैं आपको पूरा वापस से समझाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ये देखो, ये CH3COOH था, रिवर्सिबल, CH3COO माइनस, और ये बना H3O प्लस। ठीक है, अब यहां पे शुरू में ये कितना है C, ये कितना है 0, ये कितना है 0, यहां तक में तो कोई शंका ही नहीं हो सकती ना भाई साहब। उसके बाद में यहां पे C में से कितना बना, X, मतलब X टूट गया है यहां पे, ये कितना बना X, ये भी कितना बना X। कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं। अब X क्या है, आयोनाइज्ड मोल, आयोनाइज कितना हुआ वो है यहां पे। तो अल्फा कैसे निकालते हैं बेटा, अल्फा का मतलब आयोनाइज्ड अपॉन टोटल ही तो होता है। हाँ, अल्फा का मतलब क्या हुआ, आयोनाइज्ड अपॉन टोटल। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ गई, C अल्फा। तो मैंने यही तो लिखा है हर जगह पे, C हर जगह, हर जगह, और ये हर जगह, अल्फा अल्फा अल्फा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही होगी बेटा, जो आप पार की नजर वाला ही नोटिस कर सकता है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पे ये तीनों अल्फा लिखने का तरीका अलग अलग है। इससे क्या प्रूव हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस मैंने मजाक मजाक में बोल दिया, सीरियस मत लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो सारी चीजें बोल रहा हूं आप पूरा इसको फोकस लगा के सुनोगे उसको, मजाक में कहा था। ठीक है, तो क्या हमारा ये वैल्यू निकल के आ गया। इसको आप फर्दर ऐसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, C कॉमन लिया 1 माइनस अल्फा, यहां पे क्या है C अल्फा, यहां पे क्या है C अल्फा। तो यही तो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, C 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। क्या दिक्कत आई। ठीक है, अब इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, K या Ka, सोचो वापस से क्या निकाला जाएगा इसके लिए, K या Ka, जल्दी बताओ। क्या इसमें H2O की कॉन्सेंट्रेशन ले रखी है कि हम लोगों ने काउंट नहीं कर रखी है, मतलब वो पहले मल्टीप्लाई हो गई। तो अब इसके लिए क्या निकाला जाएगा, Ka, और K निकालने का फॉर्मूला वापस से देखना बेटा। तो Ka कैसे निकल के आएगा यहाँ पे, Ka इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये K क्या बना बेटा, K बना हमारा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू
1 माइनस एल्फा। इसको यहाँ कैंसिल किया तो ये आया हमारा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। याद रखना है ये फॉर्मूला, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक ना ना ना, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब इस फॉर्मूला में एक मॉडिफिकेशन होगा। वो मॉडिफिकेशन कब आता है? जब हमको कहीं से ये पता लग जाए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में गलती करवाएगा, मुझसे भी काफी बार गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, आपसे भी गलती करवाएगा। और एग्जामिनर इसी का वेट करते हैं कि आपने ये वाली गलती करी और हमने आपको नंबर दिया अंडा। भले आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो, गलती पे आपको मिलेगा तो अंडा ही। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो -1 भी मिल सकता है, या -1/4 भी हो सकता है, या -½ भी हो सकता है, पर मिलेगा तो कम नंबर। देखो, इसकी एक कंडीशन है कि अगर हम बात कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू कैसी है, अल्फा की वैल्यू आ गई ये, कहीं से हमको पता लग गया, किसी ने ये सीक्रेट रिवील कर दिया, कैलकुलेशन में पता लग गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी चल रही है, अल्फा की वैल्यू चल रही है 0.1, या फिर ये बोल सकते हैं अल्फा इज लेस देन 10%। ठीक है, बहुत कम हो गया ना अल्फा। इस कंडीशन में बेटे हमने क्या बोला, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट टू 1। क्या बोल दिया? 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट टू 1। क्या यहां तक में कोई डाउट है क्या? ये कंडीशन बेटे हमको माननी पड़ेगी, इस कंडीशन को नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने क्या मान लिया, 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट कितना हो गया, 1 के बराबर। तो बेटा इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, के ए इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस अल्फा 1 हो गया तो उसको छोड़ दिया। अब यहां से अगर आप रिलेशन देखो तो पहला तो ये बन गया, दूसरा क्या बन सकता है, यहां से फर्दर इसको देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए अपॉन सी। और इसी को आप फर्दर ट्रांसक्राइब करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस। क्या ये मैंने सही एक्सप्रेशन लिखा है? बिल्कुल गलत एक्सप्रेशन है ये। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो मुझे तमीज से इसको यहां से डिलीट कर देना चाहिए। और क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू अंडर रूट में के ए अपॉन सी। ये डेरिवेशन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो ठोको ताली, और नहीं आया तो फिर रिप्ले कर लो वीडियो को। ठीक है, इन नोट्स में भी आपको मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू। और मेरे प्यारे बच्चों, यही है आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिस भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पे तो लगता ही नहीं है खैर। अच्छा, ये बात याद रखना ये बात आपको याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग्स के लिए हम लोग अल्फा की वैल्यू 1 मानते हैं तो उसके लिए करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग अल्फा की वैल्यू 1 मानते हैं, करने का कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, बताइए किसके लिए यूज करते हैं इसको हम लोग? वीक्स के लिए। वीक एसिड, वीक बेस, वीक सोल्ट, जो भी चल रहा है, जो वीकली आयोनाइज होगा सबके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई बेस होगा तो के भी निकाल देंगे। जैसे NH4OH वाला एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, अब जो कॉन्सेंट्रेशन है C, इसको अगर मान लो मैंने 1 मोलर के लिए किया, किसके लिए किया? 1 मोलर के लिए, तो 1 मोल की वॉल्यूम को V मान लिया। क्या मान लिया? V मान लिया। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/V आई नहीं आई। मैंने बोला C का मतलब सर मैंने 1 मोल कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 1 मोल कर दिया। तो 1 मोल का मतलब मोल अपॉन लीटर से क्या निकल के आती? कॉन्सेंट्रेशन। तो मोल कितना हो गया? 1, और वॉल्यूम क्या माना? V। तो इस C की वैल्यू 1/V को यहां पुट कर दो, तो अल्फा की वैल्यू ये भी आ सकती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू देख लो, बेस के लिए भी ऐसी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो बेसिक से पढ़ के आ रहे हैं। इतना सड़क से उठा के पढ़ाया तुमको, स्टार बना दूंगा मैं तुमको। ठीक है, तो वो कैसा बन के आएगा? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इंटू वी, या फिर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बी इंटू वी। ये बेस के लिए, ये एसिड के लिए। बोलो हाँ, ये है तुम्हारा ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ
प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न कंप्यूटर जी आपकी स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं। थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन वाज गिवन बाय। आज अपन थोड़ा चिल करेंगे। आज सारे क्वेश्चन आप पहले करोगे, फिर आप पॉज करोगे, फिर मैं आंसर दूंगा। ठीक है? थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन वाज गिवन बाय, बताओ किसने दी थी? क्या वो अहमदाबाद से रदरफोर्ड भाई थे? क्या वो बंगाल से ग्राहम भाई थे? क्या वो चंडीगढ़ से फेराडे बाबू थे? या फिर वो दिल्ली से आरेनियस सर थे? ऑब्वियसली वो दिल्ली वाले आरेनियस सर थे, जिन्होंने हमको बताया था कि आयोनाइजेशन कैसे होता है और उसमें किसका रोल यूज होता है? अल्फा का। किसका रोल यूज होता है? अल्फा का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई होप इस पे कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न जो हम करेंगे वो वापस से थ्योरी वाला है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, सबको देना चाहिए। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, सीरियसली आप ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो पीडब्ल्यू के साथ में, तो इसका आंसर दोगे आप बातों ही बात में। इतना इजी आंसर है इसका कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है वो? बताइए, क्यों करता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड? मैं इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता हूं। ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता हूं। अभी यहां मोल्टन लिखा हुआ है, मैं बाद में बोल दूंगा इसके अंदर एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो बताओ फिर आंसर क्या होगा? ठीक है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है। होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है? ये आपको आंसर करना है। अगर आप होमवर्क क्वेश्चन कर रहे हो तो आंसर कहां करोगे? टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि आप आंसर करें। थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहा आज मैं, हो सकता है थोड़ी एनर्जी ज्यादा हो रही होगी, कम कर लेते हैं। मैं चाहता हूं बेटे कि तुम इसका आंसर मुझे दो। चलें आगे? मैं इसको आंसर स्पॉइल कर दूं तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब आ जाओ फटाफट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन 0.1 मोल ऑफ अमोनिया dissolved in sufficient water to make 1 liter of solution, the solution is found to have a hydroxide ion concentration is 1.34 into 10 power minus 3 moles। ठीक है? अब आपको इसका निकालना है केबी। ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट नहीं दी हुई है। मतलब कि इंफॉर्मेशन किस तरह से मिल रही है आपको कि पहले क्या दिया गया? अमोनिया। अमोनिया को डिसोल्व किसमें किया गया? वाटर में। तो जिन लोगों को पता नहीं हो कि अमोनिया वाटर के साथ में क्या करेगा, वो तो क्वेश्चन में पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर देखो दो तरह से है कि या तो लोग सीधा सीधा डेटा पे ध्यान दे ले कि हाँ डेटा मिल गया चलो कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ने लॉजिकली लगाया तो वो कैसे करेगा? ऐसे कि पहले अमोनिया H2O के साथ जाएगा बेटा, और सीधा क्या बना लेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, इसी वाटर में अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? आयोनाइज। और ये हमको देगा दो आयन, इसमें से एक तो अमोनियम आयन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। तो समझने वाली बात तो यही हुई बेटा कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। समझ में आ गई ये बात? अब यहां ध्यान से देखो कि हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगी? इन दोनों से आएगी। इन दोनों में से एक की गिवन है, एक की नहीं गिवन है। जिसकी नहीं गिवन है वो कौन है? वाटर। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग वैसे भी फिक्स ही मानते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया? मतलब ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? केबी। इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी? सिर्फ और सिर्फ 0.1/1। मतलब कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो जाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। मतलब ये कितनी हो गई? 0.1। और शुरू में ये कितने थे? 0 और ये 0। बात समझ में आ गई बेटा? अब इसके लिए जब आप केबी की वैल्यू लिखोगे तो केबी की वैल्यू तो ये रहेगी ना, NH4OH माइनस अपॉन NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर?
आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अब आप चाहे तो इसको वहां रिलेट कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। इसका केबी कितना निकल के आएगा, वो आएगा सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 - अल्फा। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको सी अल्फा की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमको अल्फा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1.34 इंटू 10⁻³ इसकी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी यही होगी और अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन भी यही रहेगी। तो इस केबी को आप क्यों ना सिंपल ऐसा लिख लें, इसको आप सिंपल ऐसा लिखें 1.34 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमें पता है कितनी है। यहाँ पे लिख देंगे वापस से 1.34 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी 1.1 माइनस 1.34 इंटू 10⁻³ बेटा ध्यान से एक चीज देखोगे क्या आप लोग, तो मैं पहले अगले पेज पे कंटिन्यू कर दूं। ये मैंने लिखा केबी 1.34 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 मतलब C माइनस सी अल्फा होता है ना, तो C तो ये था ही सही, माइनस सी अल्फा कितना है, यही तो है 1.34 इंटू 10⁻³ वैल्यू यही है। अब आप मुझे बताओ 0.1 में से ये कितना होगा, जैसे कि ये मैंने 1.34 लिखा और इसकी 10⁻³ है, मतलब कि अगर मैं इस पे नीचे 0 लगा दूं 1 2 3 तो ये कितना हो गया, ये निकल के आया 0.123 0 0 0, ठीक है। और साथ में ये भी, तो ये 1 2 3 और ये तो 5 0 आ गए 1 3 4, ये वैल्यू निकल के आ रही है। 0.1 के कंपैरिजन में ये कैसा है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा उसको, ठीक है। 0.1 के हिसाब से नेग्लिजिबल हो गया, तो केबी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, केबी की वैल्यू निकल के आएगी 1.34 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 0.1। हम लोग क्या लिखते आते थे वहां पे, केबी की वैल्यू क्या निकाल के लाते हैं हम लोग, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 - अल्फा, यही तो लिखते हैं ना इसकी वैल्यू, यही तो लिखते हैं ना इसकी वैल्यू। अब यहां से आपने इसको कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, ठीक है। अब इस 0.1 को भी लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1 - अल्फा में से जो अल्फा है वो क्या है, बहुत कम है, 0.1 से भी कम है। तो यहां से हम इस 0.1 को भी गायब कर देंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन में नहीं लिखा जाएगा। सिंपली हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ये, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। आपको पता है मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, हर क्लास में बताता हूं मैं आपको, अब मुझे बताने की कुछ जरूरत है नहीं। वन पॉइंट थ्री फोर इंटू 1.34, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया, केबी की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है 1.7956 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 33 - 6। ये आपकी केबी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। उम्मीद करता हूं सबको ये समझ में आ गया है, ठीक है बेटा। अब एक बार इसको देख लो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्यों काटी गई ये भी देख लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी है, वो ये मान के चलते हैं कि अल्फा नेग्लिजिबल है, तो हम लोगों का आंसर ये सही बैठेगा 1.8 इंटू 10⁻⁶ बैठेगा। लेकिन अब इसी को टेक्निकलिटी के बेसिस पे किया जाए तो हमें इस रिएक्शन को ना लेते, इस वैल्यू को ना लेते हुए वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ये वाली, यानी कि हमको वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे रहेगी उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो उस केस में ये वाला जो वैल्यू रहेगा, जैसे कि मैं आपको दोनों वैल्यूज को केबी को बराबर करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एक केबी हम लोगों ने लिखा है ये वाला 1.34 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और एक केबी रखा है हम लोगों ने ये वाला
जो एक्चुअल केबी है, मतलब कि डेटा के हिसाब से जो केबी निकल के आएगा वो आएगा ये वाला कि सी इन माइनस सी अल्फा। सी माइनस सी अल्फा कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस 1.34 इंटू 10⁻³ इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, अगर मैं कंप्लीटली इसको करूं तो ये आया मेरे पास में 0.00134। सब्सट्रैक्ट किया इसको हम लोगों ने 1 में से, ये होगा 6, ये होगा 6, ये होगा 8 और ये होगा 9। तो हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा ये केबी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये वैल्यू आएगा 1.34, या फिर अब तो पूरा लिख सकता हूं मैं क्योंकि मैंने सोल्व कर दिया है उसको। वो आएगा 1.79 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में जो हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है। ये भी आपका केबी का आंसर हो सकता है। मैंने ये क्यों लिखवाया, क्योंकि इन दोनों में जो आंसर आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है, बाय 10 से डिफरेंट करता है वो, तो 1.79 10⁻⁻6 यहाँ पे आ रहा है, और इसके लिए केबी की वैल्यू कितनी आ रही है 1.79, अप्रोक्स 1.8 हो जाएगा ये 10⁻⁵। ठीक है, ये कब करना है, जब हम अल्फा को 0 नहीं मानते। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप समझते जाओगे कि अल्फा को 0 मानना है या अल्फा को नेग्लेक्ट मानना है कि नहीं मानना है, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को 1 मानना है नहीं मानना, आप ये धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये मान के चलो कि ये आपके बेसिक को सही कर देगा, ये आपके बेसिक को बिल्कुल सही कर देगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें मुझे आपको अल्फा सिखाना है कि अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन उसके हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आप बेसिक समझ जाएं इसका। करते हैं इस क्वेश्चन को। कहने को तो इस क्वेश्चन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट यहाँ पे एक चीज समझनी है हमको बेटा कि इस क्वेश्चन में हमको ये साफ जस्टिफाई हो जाएगा कि 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, ये हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पीएच क्या होता है बेटा। पीएच इज नथिंग बट माइनस log बेस ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। जिस भी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का आप माइनस log बेस 10 ले लोगे वो क्या बन जाएगा, उसका पीएच बन जाएगा। लकीली हमारे पास में तीनों केसेस में क्या है, एसिटिक एसिड है। अब हमें तीनों केसेस में क्या निकालनी है, क्या है, हमें निकालना है पीएच, और पीएच निकालने के लिए हमको चाहिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, या फिर मैं उससे पहले मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आप करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैथ्स में आप लोग लॉग्स और एंटी लॉग्स पढ़ चुके हैं, वहां से इसका निकल के आएगा। जैसे कि मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड को जब हम लोग आयोनाइज करेंगे बेटा, तो ये इस तरह से आयोनाइज होता है। ठीक है, या तो आप H प्लस लिख लीजिएगा या फिर आप लिख सकते हैं वहां पे H3O प्लस, बात सेम है। ठीक है बेटा, अब यहां पे अगर आप इसको देखो कि इनिशियली ये कितना था C, ये था 0, ये 0, यहां बचेगा C 1 माइनस अल्फा, यहां बनेगा C अल्फा, यहां बनेगा C अल्फा। तो हमारा K कितना निकल के आ रहा है बेटा, वो निकल के आ रहा है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही तो निकल के आ रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है सी अल्फा, हमें सिर्फ सी अल्फा निकालना है। और सी अल्फा निकालने के लिए हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे कि क्या मैं के ए के लिए ये फॉर्मूला लूं या फिर ये फॉर्मूला लूं, क्योंकि मुझे अल्फा मिलेगा, अल्फा इंटू सी कर दूंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों ही जगहों से मुझे क्या निकालना है, पहले तो मैं अल्फा निकालूंगा ना बेटा। अब अल्फा इंटू ये कॉन्सेंट्रेशन कर दूंगा तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, H प्लस निकल के आ जाएगी। भले ही इस क्वेश्चन को हम लोग भी ना ले, चलिए मान लेते हैं कि आपको अभी लोगरिथम नहीं सिखाया गया या नहीं सीख पाए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है।
तो उसी के लिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये कंफर्म करना है कि फॉर्मूला 1 लगाऊं या फॉर्मूला 2 लगाऊं, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ब्लाइंडली मुझे क्या चाहिए, बताओ बेटा, ब्लाइंडली मुझे क्या चाहिए इसके लिए, मुझे चाहिए अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 10% से ऊपर आ गई तो वहां पे 1 माइनस अल्फा को कंसिडर करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू अगर 10% से नीचे रही तो वहां पे 1 माइनस अल्फा को कंसिडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीधा 1 करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं, मेरा पहला जो सिंपल सा स्टेप मैं फॉलो करता हूं, तो हम लोग ये मान लेते हैं, अज्यूम द फॉर्मूला इज दिस ओनली, अज्यूम द फॉर्मूला इज ये वाला, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जब ये मैंने यूज किया तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है के ए बाय टी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए जरा एक बार, पहले क्वेश्चन में कितना है, 10⁻⁻1। तो इसके लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा की वैल्यू के ए अपॉन 10⁻⁻1। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू भी देख लो, यहां से लगे हाथ, के की वैल्यू आ रही है बेटा 2 × 10⁻⁻5, देखो 2 × 10⁻⁻5 आ रही है। इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया जाए क्या, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी, 2 × 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻1। इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये बन रहा है 2 × 10⁻⁻4। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, √2 × 10⁻⁻2। यस कि नो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा अंडर रूट में, वन √2 को क्या बोलते हैं, 1.414, यही तो बोलते हैं। ठीक है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻2, सोल्व किया जाए तो अब क्या बन गया, ये 0.00114, यही तो बन रहा है ये, 3 और 2 5। मेरी मैथ्स थोड़ी सी वापस से पैदल होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से सोल्व करूंगा। देखो मैं तो साफ एडमिट करता हूं कि भैया मुझसे नहीं होती। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1414। ठीक है, ये कितना परसेंट हुआ, हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या ये 10% से ऊपर है, क्या क्या अल्फा की वैल्यू 10% से ऊपर है क्या, ये सोच के बताओ फटाफट यहाँ पे, क्या अल्फा की वैल्यू 10% से ऊपर है क्या। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा की वैल्यू, अगर अल्फा निकालोगे इसके लिए हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1, हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, इसका अल्फा कितना आ रहा है 10%, मतलब 0.01। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब कि हमारी अल्फा की वैल्यू 10% से कम है, 10% है, उससे ऊपर तो नहीं है ना। इस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट क्या मान लिया गया था, 1, मतलब हम जो फॉर्मूला लगा रहे थे ये फॉर्मूला सही है। मान लो यहां पे अल्फा की वैल्यू आ जाती 0.2 आ जाती, सपोज करो कितनी आ गई, 0.2 आ गई यहाँ पे, मतलब कि ये फॉर्मूला सही नहीं है। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर उसके बाद में, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वाला। अभी फिलहाल के केस में ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा, अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 0.14141। ठीक है, अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगी भैया, वो बनती है सी अल्फा, सी कितना है 0.1 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा 0.0414, ये हमारा आंसर है। ये H प्लस की वैल्यू आ चुकी। अब अगर आप इनका एंटी लॉग लेना, मतलब इनका लॉग लेना सीख चुके हो, तो आपको कुछ नहीं करना, पीएच की वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, माइनस log⁻10, और ये सी अल्फा यहां पे लिख देना है। ठीक है, ये वाला स्टेप आप छोड़ भी दोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आप अल्टीमेटली नेक्स्ट लेक्चर में सीख जाओगे, पर मुझे आपको ये सिखाना है कि सी अल्फा कब लेना है, या फिर अल्फा की वैल्यू कभी चेंज हो जाएगी तो 1 माइनस अल्फा को कब काउंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, इसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻³ आ जाओ फिर, अगर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा
10 पावर -3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 10 पावर -3m। हमारा के ए कितना है 2 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, अब वापस से ही मुझे चेक करना है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला या ये वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा वापस फॉर्मूला लगाया, अल्फा की वैल्यू ये के ए अपॉन सी लगा दिया। तो यहां पे क्या बन के आ रहा है बेटा, यहां बन के आ रहा है 2 इंटू 10 पावर -5 अपॉन सी कितना है 10 पावर -3। अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 इंटू 10 पावर -2। अल ये तो भले मेरी मैथ्स कमजोर है, पर मैं तो समझ रहा हूं ना कि ये अल्फा की वैल्यू जो है ये मोर देन 10% है। अल्फा की वैल्यू मोर देन 10% हो रही नहीं हो रही, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। दिस कैन नॉट बी यूज्ड, दिस कैन नॉट बी यूज्ड। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। मतलब कि के ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 0.1 इंटू एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, और यहां पे हम लोग के ए की वैल्यू लिखेंगे। के ए की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, अब यहां पे देखो 2 इंटू 10 पावर -5 आ रही है, इक्वल टू 0.1 एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये वैल्यू बन रही है। इसको फिर आगे लेके जाओगे बेटा तो क्या हो रहा है 0.1 एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर -5 माइनस 2 इंटू 10 पावर -5 अल्फा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसके दो आंसर आएंगे। ठीक है, प्लस अल्फा माइनस अल्फा को हम लोग काउंट करेंगे नहीं, बिकॉज वो कैसा है नेगेटिव में, अल्फा कभी भी नेगेटिव में डिसोसिएट नहीं हो सकता, और प्लस अल्फा आ जाएगा, और प्लस अल्फा को फिर क्या कर देंगे सी इंटू अल्फा, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लगे हाथ। अब आप इस वाले पार्ट को खुद से कीजिए और मुझे बताइएगा कि क्या यहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो ये क्या बन गया आपका वापस से होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया आपका वापस से होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको ये लूप समझ में आ गया, किस लूप से आपको इसमें गुजरना पड़ेगा। के दो फॉर्मूले हैं के निकालने का, एक तो सी अल्फा स्क्वायर है और एक सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। आप ये चेक करते रहिए कि इसमें से कौन सा यूज करना है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे बेटा, कोई डरने वाली बात नहीं है। एक और होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और ये बहुत इजी है, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, तो कतई मरगिल्ला क्वेश्चन है बेटा, आराम से कर सकते हो आप इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया आपको, के दे दिया। अब आप नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है आपको, आपको दे रखा है के, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। अब वापस से इसमें देख लीजिएगा कि क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, और समझदार को इशारा काफी है। अभी आप लोग शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप समझ जाना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, के वाला। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज आयोनाइज 3.2%, इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज, बताओ क्या होगा इसका कांस्टेंट। क्वेश्चन ये अच्छा क्यों है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देने आया है। ये रहा मेरा फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसको जब डिसोसिएट किया मतलब आयोनाइज किया तो ये बनाएगा H+ और साथ में बनेगा HCOO-। ठीक है, ये फॉर्मेट आयन है और ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा आगे जाके। ठीक है, इसका C की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ये कितना था शुरू में 0.2, ये 0, ये 0। ठीक है, यहां पे कितना बनेगा बताओ। अच्छा अब ये देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 3.2% आ गई, सीधी सीधी दे रखी है आपको। अल्फा की वैल्यू 10% से कम है कि नहीं है, तो यह फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा, फॉर्मूला लगेगा हमारा के ए इक्वल टू अल्फा सी अल्फा स्क्वायर सी। हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो इसके लिए वैल्यू क्या निकालनी है हमको, इसके लिए वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी हमको, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो सिंपल सा पुट कर दो इसके अंदर, के ए सी 0.2 इंटू अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3.2 नहीं बेटा। अब इसकी वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी, परसेंट हटाओ 100 लगाओ,
मतलब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.032। तो ये देखो 0.032 इंटू 0.032 ये है हमारे के ए की वैल्यू। सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आंसर आएगा 10 पावर, अच्छा ठीक है सोल्व कर देते हैं ना। आप लोग बोलेंगे दीपक सर फिर से अपने हाइबरनेशन में जा रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। ऐसे तो कोई बोलता नहीं। यू पीपल आर सो स्वीट, यू नेवर कंप्लेन अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज यू नो कि दीपक सर की उम्र हो चुकी है मैथ्स को लेके। जितना मैं मैथ्स सीखना था मैं सीख लिया। मेरी मैथ्स मुझे कैलकुलेटर यूज करना सिखा देती है बस। ठीक है, इंटू 0.2। तो ये आया हमारा, बेटा देखो एक बार ध्यान से, के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू हमारे आ रही है 0.000248। अब आप चाहे बेटा तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.048 इंटू 10 पावर -4। ये आपका के की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। मकसद क्या था इस क्वेश्चन को देने का, सिंपल सा था कि आप इस अल्फा का चक्कर समझ जाए। अल्फा का चक्कर बाबू भैया, अल्फा का चक्कर बहुत परेशान करता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें भी मजा आएगा आपको। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे हो सकती है, विल बी प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पढ़ाया भी है वैसे। विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, विल बी रेसिप्रोकल टू द डाइल्यूशन। मुझे नहीं पता ये क्या बोले जा रहा है, मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं, के इक्वल टू एल्फा स्क्वायर टी, या फिर मैं एल्फा को ऐसे लिख सकता हूं के अपॉन सी। ठीक है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर सी को हम लोग क्या बोले थे, बी। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, अब तो सच बता दो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो। आपको मैंने दोनों रिलेशन लिख के दे दिए। अल्फा इज प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा बेटा आपकी बार तो। वी, अल्फा किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, वी के। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ रहा है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसका बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो क्या आएगा आंसर, क्या इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन थोड़ी है, वो है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आ सकता। ये बारीक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है बारीक क्वेश्चन। ये अगर आपने अंधेरे में पढ़ लिया या ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया तो ये गलत गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, गलत, साफ साफ गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों बेटा, क्योंकि देखो हमने गलती से, अभी देखो मैंने भी लिखने में गलती कर दी थी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी, गया क्वेश्चन तो गया, 12 रुपए किलो के हिसाब से क्वेश्चन डूब गया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, इससे अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाने को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम को क्या बोला जाता है बेटा, डाइल्यूशन। चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम मल्टी करेक्ट कर दें और इसमें मैंने ऑप्शन जोड़ दिया, ई ऑप्शन, इनवर्स टू कॉन्सेंट्रेशन। बताओ अब आंसर क्या आएगा, आंसर करो, कमेंट में आंसर करो। ऑप्शन नंबर ई मैंने जोड़ दिया, इनवर्स टू कॉन्सेंट्रेशन। क्या आंसर आएगा इसका, बताओ, कमेंट में आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका। अभी भी इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्यों, बेटा देखो क्या लिखा है, इनवर्स टू कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, इसका एक और ऑप्शन बनाया जाए अब, इनवर्स टू रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब समझ गए क्या आंसर आ सकता है। अब इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक तो आएगा सी और एक आएगा एफ। मतलब ए बी सी डी ई एफ, एफ आ जाएगा आपकी बार आंसर। एफ भी आएगा और सी भी आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स रूट करेंगे तभी तो। या तो इनवर्स रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन करो, या फिर रूट ऑफ वॉल्यूम के साथ में प्रोपोर्शनल करोगे, तभी इसका आंसर या अल्फा की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन पे आप 2 बार जोर डालें, 3 बार जोर डालें, क्योंकि आंसर तो इन दोनों से आएगा।
या तो इससे निकाल लोगे आंसर या फिर इससे निकाल लोगे आंसर। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्फा कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो अल्फा कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने को क्या बोला गया, डाइल्यूशन। समझ में आ गई ये चीज, आई होप इसको आप क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसको भी कर लेते हैं। एट 30 डिग्री सेल्सियस द डिग्री डिसोसिएशन ऑफ HA, देखो बेटा ये अल्फा की वैल्यू दे दी उसने आपको, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्या दे रखा है ये आपको, अल्फा की वैल्यू दे रखी है। तो ये HA क्या है, ये कोई भी एक रैंडम सा एसिड है। हाँ मत पढ़ लेना इसको, ये हाँ नहीं है, ये एसिड है। इसको तोड़ा गया तो ये कैसे टूट रहा है, ऐसे H+ और A-। ठीक है, वॉट वुड बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, जरा समझेंगे। ये आपको कहना चाह रहा है कि भैया पहले इंफॉर्मेशन से तो आप क्या निकालोगे, Ka, और उस K को कहां यूज करोगे, उसको आप लोग यूज करोगे सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन यहां पे हमारे पास में आ गई। अब वापस से मेरा तो एक ही सवाल है, मुझे चेक करना है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है K के लिए। ठीक है, पर यहां पे बेटा K के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हमको K की वैल्यू ही नहीं दे रखी है। अगर K की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने क्या मान लेना है, हमने मान लेना है बेटा कि सर ये तो ना उससे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम क्या कर लें, इसको सीधा C∝² कर लें। सोचो एक बार क्या करना चाहिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। जो लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे जरा देख के बताओ, रियलाइज करके बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देख के बताओ एक बार, जरा ध्यान से देख के बताओ एक बार। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमें इसकी जरूरत तो है ही नहीं। रीजन बीइंग कि अल्फा की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में तो हम मान के चल रहे हैं। देखो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है वो कम हो जाए, हम चाहते हैं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम रहे, हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूले को काउंट ही नहीं करना है। और अगर ट्रिक लगा के देखोगे, अगर इसने K की वैल्यू दे रखी होती तब हम एक बार चेक कर लेते कि क्या इसमें अल्फा के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अभी जब K की वैल्यू नहीं दे रखी, हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन से हमने क्या करा, Ka की वैल्यू निकाली, Ka की वैल्यू इक्वल टू C∝²। ठीक है, अब K की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, K इक्वल टू C कितना है, 0.066 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.0145 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ फिर एक बार इसकी वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है, 0.0145 इंटू 0.0145 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में बेटा, ये आया 0.00021025 इंटू कितना करेंगे, 0.066। तो एक काम क्यों ना करें, हम इसके लिए यहां लगा देते हैं 10⁻⁻⁴ -4, और इसके लिए हमको इसको ऐसा छोड़ देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई, हमें करना है मल्टीप्लाई 2.10 इंटू 0.066, ये हमको मल्टीप्लाई करना था। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है अभी, 0.1386 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, इसको सिंपल सा ऐसा लिख देते हैं, 1.386 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारे K की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी सेम K के साथ में, मतलब इसका K तो फिक्स हो गया ना, अब इस K के साथ में हमको क्या देखना है कि 0.02 मोलर सॉल्यूशन के लिए क्या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन आ सकती है। तो सिंपल सा है बेटा, अब फॉर्मूला क्या लगा देंगे, K इक्वल टू C∝², K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻⁴
5 इक्वल टू सी कितना है 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर यहाँ छोड़ दिया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.02 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से अंडर रूट में ये, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। आ गई बात समझ में, यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते हैं जो है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत छोटू सा टॉपिक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका एक न्यूमेरिकल किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में ही हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है कि जब भी आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को सप्रेस कर दोगे, किसकी प्रेजेंस से, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस से, जिसमें क्या होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए, इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। सप्रेसिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ और इलेक्ट्रोलाइशन या फिर डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर एक आयन कॉमन होगा, उसको क्या बोला जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पे ले लेते हैं एसिटिक एसिड, इसका जब डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन हो रहा था तो वहां से दो आयन निकले CH3COO माइनस और साथ में निकला H प्लस। मस्त मजे में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। हमने कहा ऐसे कैसे, हम डालेंगे आपके रंग में भंग, हमने डाल दिया उसके अंदर सोडियम एसीटेट। ये स्ट्रॉन्ग है भैया, ये किससे मिलके बना है, इसके अंदर एक चीज सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो जैसे ये अंदर गया इसने दिया ये आयन, ये आयन और ये आयन कॉमन हुए नहीं हुए। अब इस आयन की एक्स्ट्रा अमाउंट आई तो इक्विलिब्रियम ने बोला नहीं मुझे अब आगे नहीं चाहिए, उसने इसका डिसोसिएशन रोक दिया। इसीलिए क्या बोला गया इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। और इससे क्या होता है, इससे डिसोसिएशन कम होता है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन कम होता है, याद रखिएगा। थ्योरी में एक और एग्जांपल है NH4OH वीक है, इसका चल रहा था डिसोसिएशन, आराम से NH4 मिला, OH माइनस मिला, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बन रहा था। C अल्फा निकालते, अल्फा की वैल्यू निकलती, हमने क्या करा उसमें डाल दिया रंग में भंग, NH4Cl ऐड कर दिया, इससे कौन सा आयन निकलेगा बेटा, NH4 आयन। और NH4 आयन क्या पड़ गया, कॉमन। इस वजह से इसकी एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इसका डिसोसिएशन खत्म हो गया, रुक सा गया और डिक्रीज भी हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कॉमन आयन इफेक्ट को। इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब आ गया हमारा एक अच्छा खासा टॉपिक, वो है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे KSP। क्या बोलते हैं इसको, KSP, के सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो सोल्यूबल होता है, जब वो सॉलिड था हमने उसको पानी में डाला और वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो गया। जब वो आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, A+ और B-, ठीक है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या बनता है बेटा, K इक्वल टू आयन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन और B कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AB का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा। अब अगर आप ध्यान से ये देखो कि हमने इसको कैसा मान लिया, हमने इसको मान लिया सैचुरेटेड, क्या मान लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मान लिया। इसके अंदर क्या है, AB की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, मस्त फुल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे H2O की थी ना, वहां पे सॉल्वेंट था H2O, तब H2O की कॉन्सेंट्रेशन कैसी थी, फिक्स थी। यहां पे बिकॉज ये कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसमें AB की कॉन्सेंट्रेशन क्या मान ली गई है, फिक्स मान ली गई है। तो इसको अल्टीमेटली हम ऐसे लिखेंगे, AB gives you A+, B-, यही तो दे रहा है ना यहां पे हमको, ठीक है। तो इसका K कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, अपॉन AB, ओके। अब ये कैसा हो गया, फिक्स, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको इधर भेजेंगे, तो K इंटू AB किया और यहां पे क्या निकल के आ गया, A+ और B-। K इंटू AB को, जैसे वहां पे K बोला था यहां बोला गया KSP, और KSP का फॉर्मूला क्या होता है, इसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। इतनी सी ही बात है और हमारी मुलाकात है, आपका हमारे साथ है, तो फिर फिक्र की कोनो बात है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बन चुका है। आप समझो कि एक सोल्यूट था, या फिर आप ये मान सकते हो कि एक इलेक्ट्रोलाइट था, उसका फॉर्मूला है AX BY। जब ये डिसोल्व होगा
तो ये किस तरह से हो रहा, एक्स ए वाई प्लस, और ये कैसे समझोगे इसको, इसको समझो ऐसे, मैंने आपको दिया यहां पे MgCl2, इसको डिसोल्व किया, ये बनाएगा Mg2+ और साथ में बनेगा 2Cl माइनस। मतलब कि ये जो दो यहां लिखा हुआ था ना, दो जो यहां लिखा हुआ है वो यहीं पे चला जाएगा। देखो ये जो 2 यहां लिखा हुआ है, ये 2, ये 2, ये यहां पे 2, ठीक है। ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1, ये 1 यहाँ पे, और ये इसकी पावर यहाँ पे। समझ में आ गया? डरना नहीं है इसको फॉर्मूले को देख के, बस आपको जो सिंपल सा सिखाया गया है, इक्वेशन देखो, इक्वेशन को। अब इसका केस भी कैसे लिखोगे, इसका केस भी ये रहा, Mg2+, और यह क्या बनेगा 2Cl माइनस का स्क्वायर। क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है इसका, और क्या बनेगा भैया, जो इसका फॉर्मूला बन रहा था वो ऐसे बनेगा, जो नंबर यहां लिखा हुआ है उसके ऊपर भी तो जाएगा। हम लोग निकालते आ रहे हैं इक्विलिब्रियम, निकालते निकालते हमको 2 लेक्चर हो गए अभी तो। ओके बेटा, तो डरने की बात नहीं, केस भी निकल के आ गया इसका हमारे सामने। अब इसको यूज करना सीखना है अपने को तो, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब KSP और Q में वापस से डिफरेंस निकालना है अपने को, ठीक है। पढ़ो ध्यान से कि बोथ द आयोनिक प्रोडक्ट एंड solubility product represent the product of the concentrations of ions of that solution, ठीक है। अब इसके अंदर आपने अगर आयोनिक प्रोडक्ट निकाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि उसके आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन था उसका मल्टीप्लीकेशन निकाला हमने क्या निकाला, उसके जो आयंस थे उसकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने निकाल लिया, तो क्या बोला गया उसको, आयोनिक प्रोडक्ट, बात खत्म, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने बात करा उसके KSP की, किसकी बात करा, KSP की, तो ये सिर्फ और सिर्फ कब आएगा, जब सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। याद रखनी है बात, KSP कब काउंट करना होता है, जब सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड, मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक है लेकिन सॉल्यूशन कैसा है उसका, सैचुरेटेड फॉर्म में आ चुका है। इसलिए हमने क्या किया, हमने उस सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट था या हमारा इलेक्ट्रोलाइट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर दिया। उसमें से आयंस बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने फिक्स मान ली, तो क्या बोल दिया गया उसको, KSP बोल दिया गया। अगर सॉल्यूशन को सैचुरेट ना किया जाए तो क्या बोलेंगे उसको, आयोनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। तो KSP और Q के बारे में बात कर दी जा रही है, टेम्परेचर कर देंगे कांस्टेंट, तो सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ, अगर आपको कुछ रिएक्शंस, ये एक्चुअली इसके बाद में वो आएगा अभी जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ये वाला कि एप्लीकेशन ऑफ KSP क्या होती है, KSP का यूज कैसे करना है, प्रेसिपिटेशन कब बनेगा, ये सब अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट रिएक्शन है उनके लिए KSP कैसे निकालना है। पहली रिएक्शन में हम लोग देखते हैं जहां पे कैटायन एनायन का रेशियो कितना है, 1:1, जैसे कि ये AB था, रेशियो में ये A+ है और ये B- है, इसका KSP कितना आएगा बेटा बताओ, तो KSP कितना आएगा, इस मान लो कि इसकी सोल्यूबिलिटी है S, इसकी भी कितनी होगी S, तो इसको क्या बोला गया, S²। देखो यही लिखा हुआ है, AgCl लिया, इसमें से ये X सोल्यूबल था, ये भी X सोल्यूबल आयन बने इसके, इक्विलिब्रियम पे जाके तो कितना हो गया इसको X², तो KSP कितना जाएगा X², तो X की वैल्यू कितनी आ गई, √ऑफ KSP। क्या इनको याद करना है क्या, नहीं, कुछ याद नहीं करना है, बस ये आपको डेमो दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप ये वाला देखो PbCl2 देख लो एक बार, या CaF2 देख लो, ये CaF2 देखो एक बार, ये तोड़ा तो क्या बनेगा यहाँ पे Ca2+, और यहाँ पे क्या बनेगा 2F-, ये तो बनेगा। अब वहां पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, KSP कैसे लिखेंगे बेटा बताओ, KSP लिखा जाएगा, इसको X मान ले, इसको क्या माना जाएगा बताओ, 2X, क्या मानेंगे इसको 2X, या फिर इसको S बोल दो, सोल्यूबिलिटी का मतलब S बोल दो, इसको बोल दोगे आप 2S। तो KSP कैसे लिखा जाएगा बेटा, KSP लिखा जाएगा S और 2S, क्या सही है, नहीं, जो ये पावर यहाँ, जो नंबर यहाँ पे ये पावर में भी तो जाएगा ना, तो ये निकल के आ गया इसका, ये निकल के आया, तो ये कितना बनेगा 4S³, यानी कि यहां से
सोल्यूबिलिटी कितनी आ गई, KSP/4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सेम ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। चलें आगे। इसके अलावा कोई डुप्लीकेट टाइप का मिल जाए थोड़ा सा, ये देखो, ये सिल्वर क्रोमेट है ये। ठीक है, यहां पे देखो सिल्वर 2 टूटा और ये 1 टूटा, तब भी ये ऐसा ही बनेगा। टाइप 2 देखो 2 3 बन रहा है, मतलब ये एस्टेटाइन सल्फाइड बन रहा है, आर्सेनिक सल्फाइड बन रहा है यहाँ पे। तो इसको देखो कैसा बनाइए, इसमें से 2 निकले, इसमें से 3 निकले। मैं सिर्फ इसको गो थ्रू करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें टेंशन की बात ही नहीं है। हम सीख चुके हैं आयोनाइज कैसे करना है। आयोनाइज कैसे करना है देखो, एक बार इसको समझ लेते हैं एक बार। चलो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है, तो इसी को समझ लो। ये AS2S3, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा सल्फाइड और ये बनेगा AS3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी भी तो करनी पड़ेगी बैलेंसिंग, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर ये बनेगा 3x और ये कितना बनेगा, 2x बनेगा बेटा। यही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, KSP क्या लिखेंगे इसकी, KSP लिखेंगे इसकी 3x का क्यूब और इसकी लिखेंगे 2x का स्क्वायर, मतलब 3 ना 3 3 27 27 इंटू 4 54 108 इंटू x की पावर 5। ठीक है, देखो KSP कितना आ गया, 108 इंटू एक्स की पावर 5, और यहां से इसको सोल्व कर लेना। कुछ नहीं करना है, डरने की बात ही नहीं है इसके अंदर। आराम से क्वेश्चन होंगे बेटा, इजीली क्वेश्चन होंगे, स्मूथ क्वेश्चंस करने हैं, तो ये है आपका। चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है। किसी इक्वेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन में क्या बन गया, इनसोल्यूबल सोल्ट। क्या बन गया, इनसोल्यूबल सोल्ट। तो क्या बोला जाएगा उसको, प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेट। अब ये कैसे निकालते हैं उसको देख लो। हम कभी कभी तो क्यू बोल देते हैं और कभी कभी क्या बोल देते हैं, KIP, मतलब कि क्या है ये, आयोनिक प्रोडक्ट। क्या है बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट है। तो 3 कंडीशन आपके सामने बन के आ रही है, तीनों को याद रखते हुए काम करेंगे। पहली कंडीशन है, अगर हमको ये चेक करना है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है नहीं बन रहा, तो हम क्या निकालने वाले हैं, केस 1, कि व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। पहला चीज क्या बनेगा, आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देन उस कंडीशन में क्या हुआ, सिस्टम या सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। कैसा है, अनसैचुरेटेड, मतलब कि इसके अंदर अभी और डिसोल्व कर सकते हो। और अगर डिसोल्व हो रहा है तो क्या कोई भी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं बनेगा। क्या सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट आ सकता है जब हम और डिसोल्व करना चाहते हैं, तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो जब KSP इज लार्जर देन KIP या Q बोल लो, तब क्या करेंगे, नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो, जब दोनों बराबर है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तब भी नो प्रेसिपिटेशन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उल्टा हुआ, यानी कि KIP ज्यादा निकल गया KSP से, मतलब कि जो प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टाइम पे जो उसका प्रोडक्ट आया था सॉल्युबिलिटी का, वो कम रह गया, किससे, आयोनिक प्रोडक्ट से। तो उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा इसको, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहां पे क्या निकल के आएगा, प्रेसिपिटेशन। मतलब कि अब यहां पे सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल सोल्ट बचेगा या इनसोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट बचता रहेगा, जो हमको देखना है। ये क्लियर हो गया बेटा, ये याद रखना है हमको, और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बस पढ़ना है और समझने की ट्राई करनी है। देखो, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब कि थोड़ा बहुत, स्पेरिंगली का मतलब थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, AgCrO4 Ag2CrO4। तो देखो ये रहा, ये Ag2CrO4 जब ये डिसोल्व होता है या स्पेरिंगली सोल्यूबल होना स्टार्ट होता है, तो यहां बनेगा Ag+ और यहां बनेगा CrO4 2- और ये बन गया। ठीक है,
द मोलर सोल्यूबिलिटी आपको निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है आपको? इसकी मोलर सोल्यूबिलिटी। तो बेटा देखो, के एस पी इक्वल टू, ये कितना है 2x और ये कितना है x। तो क्या बोलेंगे? के एस पी क्या बनेगा बेटा? 2x की पावर 2 इंटू एक्स, यानी कि हमारा के एस पी का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहां पे? 4x क्यूब। और हमारा x कितना निकल के आएगा बेटा? हमारा x निकल के आएगा यहां पे 4 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 4। क्लियर है चीज? इसको आप फर्दर सोल्व करो। अच्छा, यहाँ पे 3 मतलब क्यूब निकालना है इसका। तो 1 का क्यूब, 1 का रूट क्यूब क्या होता है? 1 इंटू 10 पावर माइनस डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्या कोई ऐसा आंसर आ रहा है? मतलब 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर आ रहा है क्या कोई आंसर? ये रहा। क्लियर है चीज? 1 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब ये मत पूछना सर ये कैसे किया, बस मैंने कर दिया। बेटा वो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट में क्या करते हैं, जो पावर होती है डिवाइड बाय 3 कर देते हैं उसको, तो मैंने कर दिया, आ गया आंसर उसका। और 1 का क्यूब रूट तो वही होता है। ठीक है, 1 का घनमूल कितना होगा? 1 ही तो होगा बेटे। ठीक है, अगर आपने ये कर दिया तो फिर आप ये भी तो करोगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को चेक करने का तरीका। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तब हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और काफी सारी चीजें पढ़नी है। देखो, एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, वो है एसिड बेस एंड सोल्ट। उसमें काफी बेसिक से भी पढ़ा जाएगा, तो वो आधे घंटे में खत्म है। फिर हम पढ़ेंगे बफर्स के बारे में, जो काइंड ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो वो हम बफर के अंदर, बफर को वहीं पे पढ़ लेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर में फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। केएसपी वाले न्यूमेरिकल्स आप समझ चुके हैं कैसे आएंगे। मैं चाहता हूं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इन क्वेश्चंस को करें। ऐसा हो कि दीपक सर ने क्वेश्चन लिखा और आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना मजा आएगा। आप क्वेश्चंस को करें, काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, आज की थ्योरीज को ढंग से पढ़िएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आप ये ट्राई कीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि अल्फा का फॉर्मूला कब लेना है, कौन सा लेना है, के का फॉर्मूला कब लेना है, कौन सा लेना है। और ये सीखने के बाद में आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक इक्विलिब्रियम तो आपके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आज पढ़ा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं दीपक शर्मा आज के लेक्चर में आप लोगों को बाय बाय करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेश्चंस के डाउट पूछते रहिए, टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहिए। जो हेल्प चाहिए आप बस एक बार बताइए, हम लोग हेल्प करेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय बाय।